हम लेंगे अगला। अभी तक हमने जो गुप्त और शासकों के अंतर्गत इनके बारे में पढ़ा, उसमें एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अब हम आगे का लेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात बैठा गद्दी पर कुमारगुप्त, 414 से 455 तक। 414 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा ये कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। पट्टी महादेवी, ध्रुव देवी का बेटा। कुमारगुप्त के शासनकाल के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, हालांकि उसके समय के जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, वो काफ़ी मात्रा में प्रचलित की गई थी। तो उसके सिक्कों पर उसकी उपाधि महेंद्रादित्य का उल्लेख हमें मिलता है, और वहीं से ही हमें उसके साम्राज्य के बारे में और उसके बारे में पता चलता है। अपने पितामह की भांति उसने अश्वमेध भी करवाए। कुमारगुप्त ने 414 से 455 तक उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, और इस समय उसने सिक्के चलाए। उसने विशेष तौर पर और भी बहुत से काम उसके द्वारा किए गए। ये कहा जाता है कि 455 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगला बैठा गद्दी के ऊपर स्कंदगुप्त, 455 से 467 तक जिसने शासन किया। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त की पटरानी का पुत्र नहीं था, इसलिए कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसे अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार संबंधी युद्ध में भाग लेना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त जीत गया। कुशल और वीर योद्धा, पिता के शासनकाल में पुष्यमित्रों के भयंकर विद्रोह को दबाकर अपनी वीरता और कुशलता का प्रमाण दे चुका था। स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना हुणों का भयंकर आक्रमण था। इनके भारत पर स्कंदगुप्त के समय में जिस जाति ने आक्रमण किए वो थी हुण जाति, बड़े ही खूंखार लुटेरे। हुण मध्य एशिया की एक खाना बदोश जाति 5वीं-6वीं शताब्दी में इस बर्बर जाति ने यूरोप तथा मध्य एशिया के अनेक बड़े बड़े महाराज्यों को, साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था। इसी समय हुणों की एक शाखा अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश कर गई, और इन्होंने कंबोज जनपद को जीतकर गांधार पर आक्रमण कर दिया। एक स्तंभ लेख के अनुसार हुणों तथा गुप्त सम्राट के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि पृथ्वी भी कांपने लगी। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगर्भ परिपृच्छा के अनुसार हुणों के पास सेना थी 3 लाख, स्कंदगुप्त की सेनाओं की संख्या थी 2 लाख, और इस युद्ध में गुप्त सम्राट ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। हार के पश्चात 50 वर्षों तक हुणों ने भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने भित्री, यानी कि गाजीपुर जिले में स्थित भित्री नामक स्थान में जो है एक विष्णु स्तंभ जो है उसने स्थापित कराया, और इस स्तंभ से स्कंदगुप्त के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सौराष्ट्र, काठियावाड़ यानी कि गुजरात में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यानी कि मौर्य काल में एक झील बनाई गई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। उसकी स्थिति खराब थी इस समय, तो इस सुदर्शन नामक झील का जीर्णोद्धार भी किया गया। इस झील के तट पर उसने विष्णु भगवान का एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये था स्कंदगुप्त। अब लेंगे अन्य गुप्त शासकों के बारे में जिन्होंने 467 से 540 तक शासन किया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। स्कंदगुप्त के पश्चात आने वाले जो शासक थे उनमें कोई ऐसा नहीं था जो गुप्त साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखता। उसके पश्चात नरसिंह, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त आदि जो थे ये गद्दी के ऊपर बैठे। लेकिन इन राजाओं के समय में हुणों ने भारत पर भयंकर आक्रमण किए। ये इतने शक्तिशाली नहीं थे ये गुप्त शासक कि हुण जाति का सामना कर पाते। 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और इस तरह से भारत का प्राचीन काल का जिस साम्राज्य को, जिस वंश को, जिस युग को स्वर्ण युग नाम दिया गया था, इसी के साथ ही ये युग जो है समाप्त हो गया। अब लेंगे हम थोड़ा सा फाहियान के वृत्तांत के बारे में, जिससे हमें गुप्त शासकों की काफ़ी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान भारत आया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि वो बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए आया था।
399 ईस्वी में वो चीन से चला और 405 में भारत पहुंचा। 411 ईस्वी तक रहा। 6 वर्षों के दौरान मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी, राजगृह आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का उसने भ्रमण किया। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा और वहां से बंगाल की बंदरगाह ताम्रलिप्ति पहुंचा। वहां से समुद्री मार्ग के द्वारा श्रीलंका, जावा, सुमात्रा से होता हुआ वापस अपने देश 414 ईस्वी में पहुंच गया। तो फाहियान ने को इस यात्रा में करीब 15 वर्ष लगे और इस यात्रा के दौरान जो कुछ उसने देखा, उसने एक पुस्तक लिखी वापस जाकर के, फू को की। तो फू को की में उसने जो है ये जा करके वर्णन किया जो कुछ भी उसने भारत में देखा। पाटलिपुत्र के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम फूको की इत्यादि को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है ज़्यादातर मौर्य वंश की ही, क्योंकि उसने ज़्यादातर जो है उसी काल का वर्णन किया है। लेकिन फिर भी हमें गुप्त राजाओं के बारे में भी पता चलता है। उसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा क्योंकि जिस समय की वो बात कर रहा है उस समय तक वो कहता है कि हीनयान शाखा जो है बन गई है। महायान तो पुरानी थी और संस्कृत भाषा ये सीख रहे हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं, क्योंकि स्वयं भी फाहियान ने इसको सीखा। 3 वर्ष उसको लगे। राजनैतिक स्थिति के बारे में कहता है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सामाजिक स्थिति का भी वर्णन किया है कि लोग नशीले पदार्थों का सेवन ना तो करते हैं और ना ही प्याज और लहसुन खाते हैं। धार्मिक स्थिति के बारे में कहता है कि जो खासकर हिंदू धर्म है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन बौद्ध धार्मिक जो स्थल हैं वो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, लोग बहुत ही खुशहाल हैं। तो इस तरह का वृत्तांत जो है, वर्णन जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट लेंगे थोड़ा सा हम हुणों के बारे में, हुण आक्रमणों के विषय में कि हुण कौन थे। हुण जो थे मध्य एशिया की एक जंगली बर्बर जाति, खाना बदोश। शुरू में चीन के पास के प्रदेश में रहते थे और बाद में चीन की सीमाओं में वृद्धि, जलवायु के खराब होने से, भूमि की उर्वरता घटने से और उनकी जनसंख्या वृद्धि के कारण हुणों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा। वे पश्चिम की ओर बढ़े, 2 भागों में बंट गए। एक भाग वोल्गा की ओर से चला, दूसरा भाग ऑक्सस की ओर से चला। जो हुण यूरोप गए वे काले हुण कहलाए और इनका नेता का नाम था एटीटला। तो एटीटला जो था ये इनका नेता था। जो हुण भारत की ओर आए उनको श्वेत हुण कहा गया और इन्हें रेफ्थ-लाइटस भी कहा जाता है। रेफ्थ-लाइटस भी इन हुणों को कहा जाता है। अपने आक्रमणों के दौरान हुण जहाँ भी जाते थे वहाँ भयंकर लूटपाट विनाश करते, स्त्रियों को अपमानित करके, बच्चे बूढ़ों को हत्या करके उनके घरों को आग लगाकर आनंदित होते थे। उनकी भयानक सूरत देखकर लोग कांप उठते थे। 5वीं शताब्दी के मध्य में वे ऑक्सस घाटी में शक्तिशाली बन गए। 6ठी शताब्दी के अंत में वे एक विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे जिसकी राजधानी थी बलख। हुणों ने स्कंदगुप्त के काल में 467 में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। हुणों की ये पराजय इतनी विनाशकारी रही कि बहुत समय तक भारत पर उन्होंने आक्रमण करने का साहस नहीं किया। तो उनके जो कुछ नेता थे जिसमें एक नाम है तोरमान, एक है मिहिरकुल। तोरमान मिहिरकुल। तोरमान श्वेत हुणों का सबसे विख्यात नेता, बड़ा ही क्रूर, निर्दयी, रक्तपात करने में उसको बहुत ही मज़ा आता था, आनंद आता था। तोरमान के नेतृत्व में हुणों ने 500 ईस्वी में से लगातार भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को जीता उसने। 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज को मध्य प्रदेश में एरण नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप हुणों का मालवा पर भी आधिपत्य स्थापित हो गया। तोरमान ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और शाक्कल, सियालकोट जिसको कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसको राजधानी बनाया। हिंदू धर्म को उसने बाद में अपना लिया और शिव तथा सूर्य का उपासक बन गया। 515 में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा नेता हुआ मिहिरकुल। तोरमान के पश्चात उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बना। बड़ा प्रचंड स्वभाव का, पिता की भांति अत्याचारी, असंख्य लोगों पर अत्याचार किए। बौद्ध धर्म में रुचि थी, लेकिन बाद में उसने आदेश जारी किया कि 5 द्वीप समूह में सभी बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त कर दिया जाए, उनके विहारों को, स्तूपों को नष्ट कर दिया जाए।
आतंक की जीवंत मूर्ति मिहिर कुल को माना जाता है। उसके अत्याचारों को रोकने के लिए मगध के शासक बालादित्य और मालवा के शासक यशोधर्मन ने कुछ अन्य शासकों के साथ मिलकर संघ बनाया और इनकी संयुक्त सेना ने 528 को मिहिर कुल को पराजित किया, उसको कैद कर लिया गया। बालादित्य ने मिहिर कुल का वध करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी माता के कहने पर उसको मुक्त कर दिया गया। वापस लौटकर मिहिर कुल को पता चला कि उसका भाई वापस लौट आया था और उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, इसलिए उसने कश्मीर के शासक से शरण मांगी और वहां आश्रय लिया। तब उसने वहां एक विद्रोह करवाया और कश्मीर के शासक की हत्या करने स्वयं कश्मीर के सिंहासन पर बैठ गया। उसने गांधार के राजा का वध किया और राजवंश को समाप्त कर दिया। और इसी के साथ साथ उसने विशेष तौर पर भयंकर जो लूटपाट थी वो भी मचाई। 542 को मिहिर कुल की मृत्यु हो गई। आगे चलकर जो है धीरे धीरे हुणों का पतन हो गया। मिहिर कुल के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। बाद में ईरानियों, तुर्कों इत्यादि ने भी आक्रमण किए और इसी के साथ जो हुण थे वो समाप्त हो गए। तो इतना ही।